हर हर महादेव साथियों। देखिए, मैं आपके समक्ष अभी आया हूं आपको बताने के लिए जो जो मेरे पास जानकारी है, जो मुझे मेरे अनुभव इस कुंभ यात्रा से प्राप्त हुई है। देखिए, अभी भी 3 अमृत स्नान, 3 तारीख को बसंत पंचमी, 12 तारीख को माघ पूर्णिमा और 26 को महाशिवरात्रि की बाकी है। तो इसको लेकर, भीड़ को लेकर, स्थान को लेकर, त्रिवेणी संगम को लेकर, मौसम कैसा है और ट्रैफिक और कितना आपको चलना पड़ेगा, ये सब की जानकारी देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मौसम बताते हैं। मौसम जितना मैंने भी सोचा था कि भयंकर ठंड होगा, उत्तर प्रदेश है, उतना ठंड नहीं है। अभी मुझे टी शर्ट में देख रहे हैं, धूप अच्छी खासी निकली हुई है। तो रात में भले 3 से 5 बजे के बीच थोड़ी सी ठंड है, तो बहुत भयंकर जैकेट की तो आवश्यकता नहीं है। तो मौसम बढ़िया है, लाजवाब है, आपको मतलब मजा आएगा। वो ठंड वाली उतनी भयंकर नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, ट्रैफिक के क्या हालात हैं। ट्रैफिक के हालात जो हमने देखा वो तो बदतर था, मगर उम्मीद है क्योंकि आगे ना हो। इसका उम्मीद क्यों है? क्योंकि 29 मौनी अमावस्या सबसे मुख्य अमृत स्नान में माना जाता है। मगर जितना भी मुख्य हो, 3, 12 और 26 का भी अपना महत्व है। तो भयंकर लोग आएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता इस 144 साल के बाद आए हुए इस महाकुंभ को छोड़ना। तो उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए तैयार रहें। मतलब देखिए, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको 3 घंटे से 6-7 घंटे भी लग सकता है अंदर प्रवेश करने। मतलब गाड़ी तो आपको रोक ही देंगे पहले, पैदल आपको 16-17 किलोमीटर चलना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप प्रयागराज तक यदि अलाउड करते हैं किसी तरह, तब भी आपको मिनिमम 4 से 5 किलोमीटर चलना होगा। सही है, बस बता दे रहा हूं कि कोई भी रूट से आएंगे तो मिनिमम 5-6 किलोमीटर चलना होगा, क्योंकि हमें भी 5-6 किलोमीटर इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर से चलना पड़ा था। भीड़ नियंत्रित है। सुविधाओं की बात करें, देखिए सारी सुविधाएं हैं, टॉयलेट, पुलिस फोर्सेस, जितने भी आप कल्पनाएं कर सकते हैं, सारी खोया पाया केंद्र व्यवस्थाएं सब हैं। मगर पब्लिक जहां पर इतनी आस्था के साथ इतनी संख्या में आ रही है, तो उसका भी एक सोच के आए। मतलब देखिए, यदि मुझसे पूछेंगे तो अमृत स्नान के दिन बड़े बूढ़ों अपने परिवार के साथ वैसे ना आए। कोई वैसा दिन चूज कर ले। यदि मैं सही बताऊं तो 12 के बाद 13, 14, 15 से लेकर 23 फरवरी के बीच कभी आए, आराम से आप उन्हें स्नान करवा सकते हैं। मैं मानता हूं कि बड़े बूढ़ों का पहला हक बनता है इस पे नहाना, मगर पब्लिक है देखिए, और पब्लिक भीड़ होती है, तो मेरे अनुसार नहीं लाना चाहिए। सिंपल सा कट सा बात। फिर अगर बात की जाए कि किस घाट पे नहाना चाहिए, देखिए आप अगर 14, 15 और 23 के बीच आ रहे हैं तो त्रिवेणी संगम में आराम से आप स्नान कर सकते हैं। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई असुविधा होगी। इस अमृत स्नान के दिन जहाँ पे भी आपको गंगा, यमुना, त्रिवेणी घाट, कहीं पे भी जहाँ आप पहुँचे हैं वहीं पे ही स्नान कर लीजिए। लगभग 50, 60 या 40 घाट इन्होंने बनाया है। तो ये पूरा ये न करिए कि त्रिवेणी घाट जो है उसी पे जाके संगम वाला जो त्रिवेणी घाट है वहीं पे नहाएंगे, नहीं। देखिए, मुहूर्त और ये पूरे स्थान का अपना वही ही महत्व है, और इसको न समझने के कारण ही 29 तारीख को ये हादसा हुआ। हादसा देखिए कई कारणों से है, उसका विश्लेषण चल रहा है, और मैं भी उसी हादसे से 50-70 मीटर पहले रुका हुआ था। तो उस पर बात कर लेंगे कभी, जब मुख्य वीडियो बनाऊंगा। और अंदर देखिए 29 तारीख को जो था, 29 तारीख को मेला क्षेत्र जो है उसमें बाइक या रैपिडो या ऑटो, ई रिक्शा नहीं चलने दे रहे थे। मगर मैंने जो पता किया था
कि 29 तारीख से पहले वाले जितने थे उसमें मेला क्षेत्र में बाइक चल रही थी। मतलब आप बाइक सुविधा भी ले सकते हैं, लोकल अपना बाइक चला रहे हैं, रैपिडो वाले चला रहे हैं। तो ये 15 और 20 जो एक तरह से जो अमृत स्नान वाले तिथि हैं उसके 1-2 दिन पहले और बाद के बाद बाइक विक मिल जाएगा, तो आपको बहुत करीब भी घाट के वो छोड़ देंगे, तो वो सुविधा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपको क्या बताए, ठहरने का देखिए बहुत सारे वैसे स्थान हैं, मगर एक रात्रि व्यतीत करने के लिए बहुत पर्याप्त है कि आप इतने हुजूम के साथ वहां रहेंगे कि एक रात ऐसा बीतेगा कि पता नहीं चलेगा। परिवार के साथ आ रहे हैं और रुकना है तो पहले से बुकिंग करके आएं। अदरवाइज एक रात का यदि मामला है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कहीं पे भी रुक के, और फिर मैं अमृत स्नान के दिन को छोड़ के बता रहा हूँ, उस दिन भी आप अगल बगल बैठ के सो के बिता सकते हैं। मगर वैसे उन दिनों पे, मतलब जिस दिन अमृत स्नान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, बहुत सारे पर्याप्त सुविधा है। बस सलाह है कि परिवार के साथ आ रहे हैं तो व्यवस्था पहले करके आइए, एट रैंडम मत कीजिए, परिवार के साथ ये रिस्क नहीं लिया जाता है। प्रयागराज से आप निकलेंगे, ट्रैफिक देखिए, मुझे खुद ही मेरा फ्लाइट छूट गया क्योंकि लगभग 5 घंटे से ऊपर मुझे प्रयागराज 10-12 किलोमीटर निकलने में ही लग गया। तो और जैसे मेरे एक साथी हैं, उनको 16-17 घंटे लग गया यहाँ से 120 किलोमीटर सुल्तानपुर है, वहाँ पहुँचने 16-17 घंटे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक बदतर भी हो सकता है। तो अगर आपकी फ्लाइट है, ट्रेन है, और तो वैसे ही जाए। ट्रेन की स्थिति, मेरा दोस्त आरपीएफ में है तो मैं सोचा था कि मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, मगर मम्मी थी तो बोला कि भाई मत लो रिस्क, क्योंकि बहुत सारा भयंकर भीड़ है और अलग अलग क्योंकि भीड़ की तरह होती है, कोई दिमाग नहीं होता कौन दब रहा है क्या नहीं हो रहा, सबको अपनी जल्दीबाजी है। भारत में वो पता है ना, सबको जल्दीबाजी रहता है, मसाले लेट पहुंचते हैं। फिलहाल तो मगर रेलवे की सुविधा है, पूरी प्रॉपर है, मगर भीड़ भी उतनी ही है। तो मैं ये बता दे रहा हूं, बस एक स्थिति आपको बता दे रहा हूं, बाकी सारे ऑप्शन खुले हैं। बस कहां से आपको मिल जाएगी, तो जितने भी बॉर्डर है, अंदावा हुआ, अंदावा जहां हम रुके थे वहां से बस है, मतलब 2-4 जगह से है जहां गाड़ियां रोकी हैं, नैनी के पास जो रोकी हैं, झूसी के पास रोकी हैं। तो जितने बॉर्डर पे इन्होंने नो व्हीकल जोन इंटर करने के लिए, वहां से ही आपको बसेस मिल पाएंगी बनारस और इसके लिए। जो एक और बात पता चली, बनारस और अयोध्या का क्या हाल है भाई, लगभग 20% जनता भी जो प्रयागराज में आ रही है वो अयोध्या, पहले बनारस होते हुए अयोध्या जा रही है। तो वहां का भी जो लोगों से बात करके वहां पर जो हमें जानकारी प्राप्त हुआ, वहां पे भी अच्छी खासी बहुत तगड़ी भीड़ है। यहाँ तक कि कल तो बनारस में नो व्हीकल, मतलब वहाँ पे भी एंट्री बैन कर दिए व्हीकल का कुछ दूर से ही। बाकी आप सारे फुटेज वगैरह देख रहे होंगे। तो ये सारा ध्यान रखें, आएँ और स्नान करें उस, क्योंकि हर एक दिन का अपना महत्व, मैं तो इसी तरह ही देखता हूँ। और इसको अपने जीवन का एक यादगार पल में, एक क्या बोला जाए, जीवन प्रत्यत एक मेमोरी के तहत रखें और इस दिव्यता भव्यता से जुड़े, इस याद से जुड़े। बस गवर्नमेंट से है कि ऐसे आयोजन को और भी सुदृढ़ होना चाहिए, और पुलिस की जगह कहीं कहीं पे वाकई में सेना जैसे फोर्सेस को लगा देना चाहिए, नो डाउट। जैसे संगम त्रिवेणी घाट वैसा ही स्थान है। बाकी आप कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं यदि मुझसे पूछेंगे, देखिए आपके पास बहुत पर्याप्त समय है तो आप आज़ाद पार्क जा सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत स्थान है और वहाँ पे इलाहाबाद म्यूजियम है, मतलब ऐसी ऐसी मूर्तियाँ, और इस राष्ट्र भावना से जुड़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। भारद्वाज मुनि आश्रम, जहाँ पे श्री राम जी आए थे, भरत जी आए थे, जहाँ पे ये पुष्पक विमान बना था, वो भारद्वाज मुनि आश्रम जा सकते हैं। स्वराज भवन या आनंद भवन, जहाँ आप इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का घर था, लाल बहादुर शास्त्री माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू का घर था, उससे देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बगल में खुसरो बाग है
बहुत ही ऐतिहासिक, जहांगीर का बेटा जो था खुसरो, उसका मतलब वहाँ पे मकबरा है, और 3 लोगों का है, बहुत बड़ा बड़ा मकबरा है, काफ़ी सुंदर है, वहाँ पे जा सकते हैं। ललिता देवी शक्तिपीठ, कात्यायनी शक्तिपीठ, आलोपी शक्तिपीठ, ये तीनों शक्तिपीठों पर माँ सती की अंगुलियाँ गिरी थी, वहाँ पे आप जा सकते हैं। नागवासुकी मंदिर जा सकते हैं, लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी जा सकते हैं, अकबर किला में अक्षय वट और मनकामेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो ये मुख्य मुख्य स्थान है जहां पर अगर आपका समय है और ऐसे दिनों पे आ रहे हैं तो जा सकते हैं। बाकी जो 25 सेक्टरों में अखाड़ों का अपना एक भव्यता है, और आप ये कह सकते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, डिजिटल जो पूरा शो दिखा रहे हैं, उसके भी मतलब वो घूमने का तो अपना ही अपना मजा है। तो इतना पर्याप्त समय लेके आ रहे हैं तो प्रयागराज मस्त है, मतलब जीवन पर्यंत आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर कुछ मैं भूल रहा हूं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी जो मोटा माटी एक पूरी जो जानकारी मुझे याद आई है आपको बता दे रहा हूं। मैं सोचा था बाद में बताऊंगा, मगर अभी बता दूं क्योंकि अगला अमृत स्नान आने वाला ही है 3 तारीख को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।